अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद की हैं उसके बाद उन्होंने बात की नेतन्याहू से, और तब से लेकर अब तक जो इसराइल है उसने लबनान के ऊपर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लबनान पे, उनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में इमदादी कारकुनों समेत 51 लबनानी अफराद जो है लबनान में शहीद हो गए, और लगातार ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमलों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये ईरान की एक शर्त थी कि लबनान के अंदर जंगबंदी की जाए, लेकिन जब भी ईरान की तजावीज़ मुस्तरद होती हैं तो इसराइल लबनान पे बमबारी जो है उसको तेज कर देता है। अब इस वक्त लबनान पे शदीद बमबारी कर रहा है इसराइल, और वहां पे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके ऊपर अपना रद्देमल दे दिया। एक तो ईरान ने कहा जी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रद्देमल दिया उसकी कोई अहमियत नहीं है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से अगर खुश नहीं है तो यह ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और अपनाए हुर्मत पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। देखिए इसमें ना एक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने जो बयान दिया है ना उसमें काफी क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ईरान के मुतालबात बड़े माकूल और जिम्मेदाराना मुतालबात हैं, जबकि उन्होंने अमेरिका पर यकतरफा और गैर मकबूल मौक़िफ़ थोपने का इल्जाम आयद किया। वो ये कहते हैं कि ईरान का मुतालबा ईरानी जहाजों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा, यानी वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है वो खत्म की जाए, जिसे वो समुद्री नाकाबंदी कहते हैं। ईरानी अवाम के गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा ईरान ने किया कि जनाब जितने दुनिया के अंदर बैंकों में हमारे पैसे आपने मुंजमद कर रखे हैं अरबों डॉलर, को हमें रिलीज किए जाएं, हम अपनी आवाम के लिए वो पैसा खर्च करें। आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त की तजवीज़ ईरान ने साथ में दी थी, और लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क़याम का मुतालबा किया। क्या ये मुतालबात नाजायज़? अच्छा, इसमें जो आपने हुर्मत वाला ईरान का मुतालबा है ना कि एक महफूज आमदरफ्त, उसमें ईरान के पास कलीदी किरदार है। यानी ईरान ये कहता है कि आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त तभी होगी जब ईरान खुद इस अमल की निगरानी करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होगा और ईरान को उसका बिल अदा किया जाएगा। तो आपने हुर्मत के ऊपर जो कंट्रोल है ये एक ऐसी चीज है जिसको अब ईरान नहीं छोड़ना चाहता। नाज़रीन, इसी बीच में ईरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 7 बड़े खौफनाक जासूस ईरान ने गिरफ्तार कर लिए। इसके अलावा एक शख्स को वहां मार भी दिया गया है, वहां इनकाउंटर हुआ, उसमें वो आदमी मारा गया, और एक शख्स को सजाए मौत भी ईरान में सुना दी गई है। ईरान में इसराइली जासूसी का नेटवर्क बड़ा शानदार बनाया था मोसाद ने, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारे वसाइल हैं। फिर वो दुनिया के अंदर फैसिलिटेट भी करते हैं ऐसे लोगों को, इनकी फैमिलीज को, और वो ऐसे कमजोर लोगों को ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ जगह पे, जो काम कर सके इंटेलिजेंस के लिए। यानी खुफिया मालूमात मोसाद को ना सिर्फ फराहम करते हैं बल्कि वो बहुत सारे दीगर काम भी करते हैं। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने ऐलान किया कि उसने 6 सूबों में कार्रवाइयों के दौरान 2 ऐसे सेल खत्म किए हैं जो इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे थे। कार्रवाइयों के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि मुसल्लह झड़प में एक शख्स हलाक हो गया। मगरबी आज़रबाईजान में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक सेल सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और तेहरान में हसास मराकज़ और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने के साथ साथ दारुल हुकूमत में एक कत्ल की तैयारी कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरीके से उन्होंने एक एक बंदा गिरफ्तार किया, और उन्होंने बताया किस तरह के इनके पास से हथियार मिले, किस तरह का गोला बारूद मिला। फिर इनके पास से बहुत छोटे साइज के ड्रोन्स भी मिले जिन्हें ये जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर मवासलाती आलात इस तरह के मिले जिनसे ये राब्ते में रहते थे अपने हैंडलर्स के साथ, और बुलेट प्रूफ जैकेटें भी इनके साथ मिली, और बहुत सारी और चीजें। तो एक जासूसी का पूरा नेटवर्क है जो काम कर रहा है ईरान में, और अब ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो एक एक करके इन जासूसों को पकड़ रही है। ये जासूस बहुत बड़ा असासा थे मोसाद के, क्योंकि इसराइली इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी ईरान में जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया, उनकी लीडरशिप को कत्ल किया, छोटी छोटी मालूमात उन तक पहुंच जाती थी। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और है जो बहुत अजीब डेवलपमेंट है और अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन है।
गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये खबरें पढ़ रहे हैं और ये लगातार रिपोर्ट हो रहा है कि अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे खलीजी ममालिक के ऊपर जब प्रवास करते हैं, खासतौर पे वो आबने हुर्मुज़ के नज़दीक जब जाते हैं या समुद्री पानियों के नज़दीक, जो ईरान के जब वो नज़दीक जाते हैं, तो अक्सर तैयारे 7700 का हंगामी पैगाम भिजवाते हैं। ये 7700 क्या है? अमेरिकन एयरफोर्स के तैयारे जब मुश्किल में आ जाते हैं, जब उनको कोई जैमर्स पड़ जाते हैं या उनका कम्युनिकेशन का या दीगर सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता या उन्हें लगता है कि कोई खराबी हो गई है, तो वो 7700 का एक पैगाम फौरी तौर पे भिजवाते हैं। अब अमेरिका के पास शानदार एयरफोर्स है, बड़े अच्छे तैयारे हैं, जदीद सिस्टम है उनका, लेकिन ये उनके साथ हो क्या रहा है? ये गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार हो रहा है। कभी 2 तैयारों के साथ होता है, कभी 4 तैयारों के साथ होता है, कभी फिर किसी तैयारे के साथ होता है, और ये होता चला जा रहा है। अभी हाल ही में एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रात दोबारा से अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे ने 7700 का इमरजेंसी कोड भेजा और फौरी तौर पे हंगामी लैंडिंग की है। ऐसे कुछ तैयारे माजी में सऊदी अरब में लैंड हुए, कुवैत में भी लैंड हुआ सुना, और कतर में भी लैंड हुआ, अभी ये यूएई के अंदर एक तैयारा लैंड हुआ है। ऐसे कौन से जैमर्स इस खित्ते में आ गए हैं जो इससे पहले नहीं थे? देखिए, इससे पहले जब अमेरिकन फोर्सेज आई थी और उन्होंने बहुत शदीद बमबारी की थी ईरान पे, तो तब तैयारों की जानिब से इस किस्म का शिकवा नहीं किया गया था और इस किस्म के कोड्स भेजे जाने की इत्तला नहीं थी। अब लगातार जब से एक अमरीकी तैयारा ईरान में गिरा, पायलट वाला मामला हुआ, उसके बाद से लेकर एकदम सूरत-ए-हाल बदल गई है। अब ईरान की जो फिजा है वो अमरीकी एयरफोर्स के तैयारों के लिए वैसी नहीं है जैसी माजी में थी। ये कौन से जैमर्स हैं? देखिए, जब इंडियन पायलट्स पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो उन्हें भी इस किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस बात की बड़ी डिस्कशन है कि वो पाकिस्तानी में मारते कैसे हैं। वो पाकिस्तानी तो धोखे मारते हैं, उनको 2019 में मारा, उसके बाद 2025 में फिर मारा, और जब भी इंडियंस ने इस तरफ का रुख किया तो उन्हें बड़े शदीद किस्म के जैमर्स का और चीजों का सामना करना पड़ा। तो चाइना के पास भी बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है, मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिकन को एक नई सूरत-ए-हाल का सामना है और इसराइल को भी है। इसराइली जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें फौरी तौर पे हजारों फौजियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस किस्म की लड़ाइयां इसराइल ने इस वक्त छेड़ दी हैं, इन लड़ाइयों में परफॉर्म करने के लिए और सरवाइव करने के लिए इसराइल को मजीद हजारों फौजियों की जरूरत है, और उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। और यह बात एक दफा नहीं, कई मरतबा इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने की है कि मुझे मजीद फौजी चाहिए, वरना सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब को मैं नॉर्मली अपने वीलॉग के आखिर में बताता होता हूं, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया तकरीर करते हुए, उसमें 3 चीजें बड़ी अहम है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये इंकशाफात आप समझ लें। एक तो फजलुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में बगावत पहले बलोच इलाकों तक महदूद थी और अब पश्तून इलाके भी खून से नहला दिए गए, और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार करार दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा कि अब वहां से 50 लाशें आ रही हैं जो पश्तून इलाके हैं और वहां पे बगावत पहुंच गई है। कोई रियासती रिट बाकी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मगरिब के बाद पुलिस बाहर नहीं निकल सकती। ये हालात बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों जगहों पे हैं, लेकिन बलूचिस्तान का तो बेड़े ही गर्क हो गया। फजलुर रहमान साहब ने दूसरा इंकिशाफ किया कि हमें कहा जा रहा है कि हम लश्कर बनाकर निकले, हथियार उठाकर निकले। उन्होंने कहा जी हमने तो इनकार कर दिया कि हम हथियार उठाकर नहीं निकलेंगे, आप हमें लड़वा देंगे, फिर आप बीच में से निकल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप यहां पे हमें कत्लो गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हैं। हमने कोई लश्कर नहीं बनाना, हमें कोई किसी किस्म की लड़ाई के अंदर आप ना धकेलें। फिर आप हमारे ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि आपके लोग शहीद हो रहे हैं, खून बह रहा है। भैया आप इसके लिए पेटी बांधते हैं, तनख्वाह लेते हैं, हम आपको अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं और उसमें से आप तनख्वाह लेते हैं, तो आपको जिस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है आप वो काम करें, अपने खून का एहसान हमारे ऊपर मत डालो। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा क्लियर अल्फाज में। ये बात अगर कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आदमी कहता तो उसको इंडिया का एजेंट करार दे दिया जाता, लेकिन फजलुर रहमान साहब को इतनी तो छूट है। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात की कि अगर फौजी या पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं तो भाई तुम तनख्वाह लेते हो इस काम के लिए, अपने खून पसीने के पैसे से हम तुम्हें देते हैं तनख्वाह अपनी हिफाजत के लिए, तो तुम ये ऑप्शनल तो नहीं था, तुमने खुद ही कहा था कि हमने ये नौकरी करनी है, हमें पैसे मिलने चाहिए, तो मिल रहे हैं, अब लड़ो। हमें क्यों कहते हो कि लश्कर बनाए और बना के बंदूकें उठा के असला हम इनके सामने मुकाबले में आ जाएं, आप निकल जाएंगे, हम यहां कत्लो गारतगिरी में मारे जाएंगे जैसे हमेशा होता रहा। तो फजलुर रहमान साहब ने यह बात की। और तीसरी बात जो फजलुर रहमान साहब ने की, उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन लड़ना है ना
तो वर्दी उतारो और आ जाओ मैदान में, पता चल जाएगा कि आपको कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग आपको मुंतखब करते हैं। फजलुर रहमान साहब ने जरा थोड़ी सख्ती कर दी वर्दी उतारने की बात। मैं चैलेंज करता हूं कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल भी रहे, यूनिफॉर्म भी पहने और इलेक्शन लड़े इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान के क्या, यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो भी छोड़ें आप, सनम जावेद के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। सनम जावेद भी मेरे ख्याल में बहुत टफ हो जाएंगी। चलो कोई और सोच लें, आप लोग बता दें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूनिफॉर्म पहन के पूरी ताकत इस्तेमाल करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े, अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करें सरकार के, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट पब्लिक के वोटों के जरिए आना चाहिए। हल्का भी खुद ही चुन लें, शहर भी खुद ही चुन लें। ये इलेक्शन नहीं, एक इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो फजलुर रहमान साहब ठीक कह रहे हैं कि वर्दी उतार के लड़ो, लेकिन मैं तो कहता हूं वर्दी पहन के भी नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ बंद कमरों में बैठ के इलेक्शन चोरी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऑपरेशंस की इत्तलात आ रही हैं। इसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरदीद जारी की है और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने इसको शाया किया है। वो ये कहते हैं कि किसी नए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी गई, सोशल मीडिया के दावे बेबुनियाद हैं। बजट की मद में मुख्तस फंड हंगामी सूरत हाल, कुदरती आफात, नकल मकानी और रिलीफ समेत मुख्तलिफ इंतजामात के लिए होते हैं। उन्हें किसी नए ऑपरेशन से जोड़ना हकायक के मुनाफी है। वो ये कहते हैं जनाब हम कोई किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नया नहीं होने दे रहे। मेरा एक सादा सवाल है कि एक कानून है खैबर पख्तूनख्वा में, एक्शन इन एड सिविल पावर, जिसके तहत फौज मिलिट्री ऑपरेशन करती है खैबर पख्तूनख्वा में। ये इजाफी इख्तियारात हैं जो पाकिस्तान की फौज को खैबर पख्तूनख्वा में दिए गए, बाकी सूबों में नहीं है। मेरा सवाल यह है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने आते ही अनाउंस किया था कि हम ये कानून खत्म कर देंगे। इस कानून को खत्म करने के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया? देखें, अदालत के अंदर तो इनके पास बहाना है ना कि हम जाते हैं, अदालत हमारी रिट वापस नहीं ले रही, हमने अपील की हुई थी, वो अदालत हमारी अपील वापस नहीं ले रही। वह 100 रास्ते और हैं। आप चुप करके बैठ जाए, अदालत भी चुप करके बैठ जाए, तो आप मिलजुल के मैच खेलते रहे, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपके पास 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में, आप जब चाहें इस कानून को दोबारा कानून साजी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक एक्शन इन एड सिविल पावर कानून को खत्म नहीं किया, जिसके तहत यहां फौज ऑपरेशंस करती है खैबर पख्तूनख्वा में। ये इजाफी इख्तियारात हैं जो फौज को दिए गए। तो दावे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे ऊपर ना ये बहुत बड़ा बोझ बन गया, ये ऑपरेशन, ये हर चीज को डंडे के साथ संभालते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था, लेकिन कुछ तफसीलात मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये एक पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, आपके बिजली के बिल के अंदर आता है नीलम झेलम सरचार्ज। अब ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके जो सरबराह हैं वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद साहब है। कोई इनसे पूछेगा कि इन्होंने अरबों रुपए जाया किए, वो पैसे कहां गए? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 30 अरब रुपए का इन्होंने खसारा कर दिया इसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, और पावर हाउस बंद होने से प्रोजेक्ट को 100 अरब के लगभग का नुकसान हुआ है। यानी आप अंदाजा करें कि 100 अरब से जायद का इन्होंने नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। लेकिन क्योंकि ये एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद साहब हैं, इसलिए इनसे पूछ कोई नहीं रहा। इसका एक हेडरेस और एक टेल रेस है, ये एक टनल है, टनल का एक हेड है, एक टेल है, ये दोनों जगह से गिरी है। आप अंदाजा करें कि कैसा शाहकार इन्होंने तामीर किया, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ज्यादातर ये काम करती है और डिजाइन भी ये लोग खुद ही करवाते हैं। तो इस किस्म का डिजाइन किया गया, इस तरीके से बिजली बनाने की कोशिश की गई कि इसकी टेल भी गिर गई और इसका हेड भी गिर गया। जुलाई 2022 में इसका टेल रेस टनल जो है वो गिर गई और पैदावार अगस्त 2023 तक बंद रही, यानी 13 महीने तक पैदावार बंद रही। बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जनाब उसको सेट किया तो 1 मई 2024 को इसकी हेडरेस टनल है वो गिर गई और पावर हाउस बंद हो गया फिर दोबारा से। अब लगातार नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को 2028 तक के लिए बंद कर दिया गया और जब इसको बंद किया है तो तनख्वाहें वनख्वाहें तो लोग लेते रहेंगे, वो तो मौजें करते रहेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी और पाकिस्तानियों को मजीद पैसे पड़ जाएंगे। ये नादरीन पाकिस्तान के हालात हैं। हमारे पानियों पे इंडिया डैम बनाता जा रहा है, बिजली बनाता जा रहा है, किसानों को उसने मुफ्त बिजली देना शुरू कर दी है। वो कई सूबों के अंदर वो छोटे इस्तेमाल करने वाले लोगों को, सारिफीन को मुफ्त बिजली दे रहा है इंडिया। वो तरक्की करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है हमारे पानी के बलबूते के ऊपर। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही पानी से बनने वाले मंसूबे रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं।
वो इसलिए कि हमने आईपीपी को इजाफी पेमेंट्स, जिसे आप कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स, वो हमने आईपीपी को देनी है ताकि आईपीपी का पेट भरे और कमीशन बड़े बड़े ताकतवर लोगों के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एलीट है उनकी जेब में जा सके। वो पैसा बनाने पे धड़ाधड़ लगे हुए हैं। इंडिया अपनी आवाम का सोच रहा है और हमारे लोग किसका सोच रहे हैं? अपना और अपनी नस्लों को और अपनी जेबें भरने का सोच रहे हैं। एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं, ये ढीठ कितने हैं लोग, आप ये देखें। ये सईद मेहदी साहब है, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। इनका एक इंटरव्यू किया जनाब एजाज सैयद साहब ने। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि जनाब आपका दामाद सिकंदर सुल्तान राजा इनका दामाद है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया, और आपका बेटा फेडरल सेक्रेटरी है, आपकी बेटी जो है वो भी एक बड़ी जबरदस्त जगह के ऊपर ब्यूरोक्रेट है। बेटी को तो मौजें ही लगी हुई हैं, जो सिकंदर सुल्तान राजा की बीवी है। वो तफसीलात किसी दिन मैं आपके सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो उससे पूछा कि जनाब आपका बेटा, दामाद, बेटी सारे ब्यूरोक्रेसी में इतनी आला जगहों पे लगे हुए हैं, कोई नसीहत ही कर दें। अच्छा, ये सारे ही जो लगे हुए हैं ना, वो लगे ही हुए हैं, तबाहियां फेर दी हैं। जो सिकंदर सुल्तान राजा ने कर दिया, जो इनकी बेटी ने कर दिया, बर्बादियां फेर दी इन्होंने। अब वो मशवरा क्या दे रहा है? वो ये कह रहा है कि अपना काम सही तरीके से ईमानदारी से करें, सोच समझ कर करें, इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप गलत काम से इनकार कर सकें। हो सकता है कि इसका आपको नुकसान हो, मगर जब तक ऐसा नहीं होगा हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी। और फिटे मुंह भाई, यानी आप सिकंदर सुल्तान राजा के आप ससुर हैं और आप कह रहे हैं अपना काम ईमानदारी से करें। कोई गलत काम करने का कहे तो इसको इनकार कर दें। यह आदमी खुद चलकर चला गया था, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से निकला था रात के वक्त बगैर सिक्योरिटी के, और जब ये वापस आया तो फॉर्म 47 साथ लेकर आया था। फिर जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तुम्हारे खानदान ने पूरे पाकिस्तान को निचोड़ के रख दिया। पूरे पाकिस्तान का आज तक का सबसे बड़ी डकैती तुम्हारे खानदान ने मारी, और तुम यहां बैठ के भाषण दे रहे हो कौम को। यही तरीकाकार है पाकिस्तान में। ये भाषण देते हैं बाहर निकल के, जनाब ये करो ये करो ये करो, दूसरों को नसीहत करते हैं और खुद अंदर से दाव लगाते हैं। इसी वजह से आगे नहीं, इनकी शक्लें पहचाने, पाकिस्तानियों को चाहिए इनको पहचाने और इनको इनकी औकात बताएं। ये 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। बिलावल ने जिस ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, मैं हैरान हो गया था कि बेनजीर भुट्टो की रूह कब्र के अंदर तड़प गई होगी जो बिलावल ने किया था। डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जिस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ, जालिमाना मेजॉरिटी के साथ, ताकत के इस्तेमाल के साथ बिलावल ने आईनी तरमीम पास करवाई थी 26वीं और 27वीं, आज वही बिलावल फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी को सिंध में रगड़ा लगाया जा रहा है, नैब के जरिए से छुरे तेज कर दिए गए हैं। ये भी करप्शन पकड़ लेंगे, वो भी करप्शन पकड़ लेंगे, इनको बार बार धमकाया जा रहा है। इसमें ना एक बड़ी जबरदस्त सुहेल रशीद साहब ने खबर दी है, और ये इसमें 4-5 खबरें एक साथ हैं उनकी एक ही खबर में, कि किस तरीके से अब सिंध के अंदर बंद फाइलें खोली जा रही हैं, किस तरीके से नैब को दोबारा मुतहर्रिक किया जा रहा है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी और उनके लोगों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि बिलावल को और आसिफ जरदारी को 28वीं आईनी तरमीम भी अच्छे बच्चों की तरह पास करवानी पड़ेगी, चाहे वो ये माने या ना माने, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने खुद कहा था, तो जरा उसका मजा भी ये चखेंगे। इन्हें वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो जमहूरियत की नफी है, इन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान में सियासतदान कमजोर होंगे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मजीद मजबूत होगी। अब कुछ लोग ये बातें करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बन जाएगा, और वो कोशिश कर रहे हैं कोई आईनी तरमीम करके सदर पाकिस्तान बन जाए। कुछ भी बन जाए, ये मुल्क नहीं चलना। सदर पाकिस्तान बन जाए, वजीर आजम बन जाए, आर्मी चीफ के ऊपर भी कोई ओहदे ले ले, वो भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, खुदा नहीं बन सकते, रब नहीं बन सकते, ये निजाम नहीं चल सकता। आप उल्टे लटक जाएं। आपको इमरान खान से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको इमरान खान के साथ जाकर बैठ के बात करनी पड़ेगी, कोई रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। ये निजाम नहीं चलेगा। पाकिस्तानी बिगड़ गए, पाकिस्तानी नई बात मान रहे।